नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं 15 संभाग 15 खबर। हम आपको बताएंगे आपके जिले, आपके संभाग, आपके गांव की हर खबर। मध्य प्रदेश के 10 संभाग, छत्तीसगढ़ के 5 संभागों को मिलाकर ये 15 संभाग की हर जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर भोपाल में बैरसिया की उखड़ती सड़क का वीडियो वायरल होने के बाद लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने संज्ञान ले लिया है। वीडियो देखने के बाद मंत्री राकेश सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। जांच दल कल मौके पर पहुंचेगा, परीक्षण करेगा, उसके बाद फिर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अब आपको यह भी बताते हैं कि यह खबर संज्ञान में आई कैसे। दरअसल बैरसिया की खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। वीडियो में एक सप्ताह पहले बनी उखड़ती सड़क का स्थानीय युवक ने खुलासा किया था। अरुण यादव ने एक्स पर पोस्ट किया था, मध्य प्रदेश में सड़कों के हालात का यह मामला राजधानी से सटे बैरसिया तहसील का है, जहां सड़क एक हफ्ते में ही उखड़ने लगी। क्या यह मोदी जी के विकास की गारंटी है जो एक हफ्ते में ही सड़कें टूटने लगी? क्या यही वॉशिंगटन से अच्छी सड़कें हैं? ये सब कहना था अरुण यादव का, जिसपे अब पीडब्ल्यूडी मंत्री ने संज्ञान लिया है। आज इसकी कंडीशन ये है कि हाथ से पूरी उखड़ रही है। ग्राम बावड़ी खाक में पीडब्ल्यूडी की सड़क। मेरा माननीय वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि इस सड़क की तुरंत जांच कर इस पर कार्रवाई करें। यह वीडियो था। इस वीडियो में एक व्यक्ति सड़क को अपने हाथों से उखाड़ता हुआ दिख रहा था और यह बात तय थी कि यह सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब है, इसलिए हाथ से सड़क उखड़ रही थी। यह मामला बढ़ा, अरुण यादव ने पोस्ट किया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि कल टीम पहुंचेगी, उचित कार्रवाई होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए खस्ताहाल सड़क को लेकर सरकार पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अरुण यादव को ही पहचानने से इनकार कर दिया। बड़ी बात है, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने जवाब में पहले तो यही कहा कि किसी अरुण यादव नाम के शख्स ने एक्स पर पोस्ट किया है, इसलिए इस वीडियो के आधार पर तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि मौके पर जाकर पूरी जांच पड़ताल करें, आगे की कार्रवाई करें। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने वायरल किया था। उसमें कोई अरुण यादव नाम के व्यक्ति, उन्होंने किया था कि कोई सड़क के बारे में जानकारी दी है, लेकिन केवल वीडियो देखकर तो पुष्टि नहीं होती। इसलिए कल ही अधिकारियों से मैंने कहा कि वो मौके पर जाएं। आज जांच दल मौके पर पहुंचेगा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। तो अरुण यादव को भले ही मंत्री जी नहीं पहचान पाए हों, लेकिन इस सड़क को देखने के बाद कम से कम उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। जांच दल पहुंचेगा, कार्रवाई होगी। देखना यह होगा कि क्या बड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि हाथ से सड़क उखड़ रही है, गुणवत्ता विहीन ये सड़क बनी थी। अब कार्रवाई की बात की जा रही है। वो बात अलग है, जिसने कार्रवाई की मांग की उसको पहचानने से मंत्री जी इनकार कर रहे हैं। अरुण यादव कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में। बढ़ते आगे, पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा बाथरूम साफ कर रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसकी खूब तारीफ हुई थी। लेकिन अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसकी अब आप तारीफ नहीं करेंगे बल्कि प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे। ये वीडियो भी रीवा का ही है, जहां सफाई कर्मी का बगैर ग्लव्स के बाथरूम साफ करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें सफाई कर्मी उमेश समुद्रे बगैर ग्लव्स के बाथरूम साफ कर रहे हैं। ग्रामीण वीडियो जो है ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में कार्यरत सफाई कर्मी का है। सफाई कर्मचारी ने बताया कि उसे विभाग की तरफ से किसी तरह के कोई सेफ्टी ग्लव्स या फिर अन्य उपकरण नहीं दिए गए हैं, अन्य और साथ ही साथ कोई सामान भी नहीं मिलता है, जिसके चलते वो हाथ से ही सफाई करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इस तरफ प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है। अब सामग्री हो गया, कभी मांगते हैं तो हो गया महीना 2 महीना रहे के सालों में फिर मिलता है, नहीं तो फिर अपने से फिर हम ला के फिर करते हैं। कभी कभी फिनाइल ले आए, कभी हार्पिक ले आए, और नहीं कभी मैडम दे दिए, कभी वहाँ दे दिए, वहाँ देते हैं तो फिर यहाँ नहीं देते, मतलब ऐसे। बढ़ते आगे, डिंडोरी जिले में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों में भी अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए पर्कोलेशन टैंक पहली बारिश भी नहीं झेल सके, टूट गए।
स्टॉप डैम की हालत भी बदतर है। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में जल संरक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार की वानगी सामने आई है और तस्वीर तो आपने देख ली है, लेकिन इस पूरी खबर के अंदर की खबर क्या है उसके लिए इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में जल संरक्षण के नाम पर रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। यहाँ के परड़िया गांव में करीब 23 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन पर्कुलेशन टैंक का बेस्ट वेयर का हिस्सा पहली ही बारिश में फूट गया, जिससे टैंक में भरा हुआ पानी और मलबा किसानों के खेतों में भर गया। किसानों की धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोग पर्कुलेशन टैंक के निर्माण के शुरुआती दौर से ही इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। स्टॉप डैम है, पंचायत द्वारा बनाया जा रहा है। अभी तो ऐसा ही अधूरा है सर, कोई सही नहीं बन पाया है। जो हो सकता है बाढ़ आ से टूट जाए, पानी आए तो इसकी मजबूती अच्छे से नहीं बन रहा है, मजबूती से जो बनना था। भ्रष्टाचार तो वही है सर, अब सरपंच ध्यान नहीं देते, सचिव ध्यान नहीं देते, मिली भगत तो वही है सर, तब ना काम सही नहीं हो रहा है। जल संरक्षण के लिए जाम पानी में रोजगार गारंटी योजना से करीब 15 लाख रुपए की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन स्टॉप डैम पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गया। डैम के कंक्रीट में हाथ लगाने से ही उखड़ने लगा है। स्टॉप डैम के निर्माण में गिट्टी की जगह आसपास बिखरे हुए बोल्डर को भरकर सीमेंट का लेप चढ़ा दिया गया, लेकिन बारिश ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी है। सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का पता लगने के बाद रोजगार गारंटी योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज परिहार ने जांच का हवाला देते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया है कि निर्माण कार्यों में प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी है। अब ये तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को इस विषय पे निर्णय लेना चाहिए और थोड़ा सा मॉनिटरिंग का अभाव, ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मॉनिटरिंग का थोड़ा सा अभाव है। ग्रामीणों ने पहले भी इस निर्माण कार्यों में गड़बड़ी को लेकर लोकपाल कार्यालय में शिकायत की, पर हुआ वही जो होता आया है। आवेदन निवेदन को अधिकारियों ने नजरअंदाज किया और सिस्टम में नीचे के कर्मचारी धड़ल्ले से भ्रष्टाचार करते रहे। पर सवाल आज भी वही है कि आखिर कब रुकेगा ये भ्रष्टाचार, क्योंकि जिम्मेदार लापरवाही कर मोटी मलाई लूटते रहते हैं और खामियाजा मेहनत कश किसानों को उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो हर काम मजबूती के साथ चले भी, टिके भी और पूरा समय पर हो भी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई मामले सामने आते हैं, कार्रवाई की बात होती है, लेकिन कार्रवाई कैसी होती है उसका किसी पर फर्क पड़ता भी नहीं है। मुरैना से खबर है, जहां पर निगम कमिश्नर और ठेकेदार की लापरवाही से एक जेसीबी संचालक को अपना पैर खोना पड़ गया, यानी कि एक पैर उसका चला गया। दरअसल नगर निगम ने हादसे से बचने के लिए जर्जर टंकी को गिराने का फैसला किया था, लेकिन निगम कमिश्नर ने एक्सपर्ट्स को बुलाने के बजाय लोकल ठेकेदार को ठेका दे दिया। लोकल लोगों से कहा कि आओ भाई इस टंकी को तोड़ दो, लेकिन हुआ क्या कि जो एक तरीका होता है जिसमें फिजिक्स लगती है, वहां पर लोकल ठेकेदारों ने अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया। हादसा हो गया। निगम कमिश्नर और ठेकेदार की लापरवाही को दिखाती इस रिपोर्ट को आप देखिए। मुरैना की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर हादसे को आमंत्रण देने की वानगी पेश कर रही है। ये बिना एक्सपर्ट के पानी की टंकी गिराने का नतीजा है। दरअसल नगर निगम ने हादसे से बचने के लिए जर्जर टंकी को गिराने का फैसला किया था, लेकिन निगम कमिश्नर ने एक्सपर्ट्स को बुलाने के बजाय लोकल ठेकेदारों को ठेका दे दिया। ठेका मिलने के बाद ठेकेदार एक जेसीबी चालक को लेकर पानी की टंकी गिराने पहुंच गया। जैसे ही जेसीबी के जरिए पानी की टंकी को गिराने का काम शुरू हुआ, पानी की टंकी भरभराकर जेसीबी पर ही गिर पड़ी। हादसे में मशीन चालक टंकी के मलबे के नीचे दब गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को बाहर निकाला। निगम कमिश्नर की लापरवाही और ठेकेदार की बेवकूफी के चलते एक निर्दोष आदमी को अपना एक पैर खोना पड़ा और निगम कमिश्नर देवेंद्र चौहान अपनी गलती ठेकेदार के ऊपर मढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि ठेकेदार ने बगैर नगर निगम की परमिशन और बिना सूचना के यहां पानी की टंकी गिराने का कार्य किया है, जो बड़ी लापरवाही है। ठेकेदार ने नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी को भी सूचना नहीं दी।
पहले ठेकेदार ने जो जानकारी मिली है, ठेकेदार ने बगैर सूचना दिए काम प्रारंभ किया है। हालांकि टंकी जो पहले से डैमेज थी और इसमें हमने रिपोर्ट दी थी एमआईटीएस से, उसमें इसको डिसमेंटल करना आवश्यक था, नहीं तो गिर सकती तो कभी भी हादसा हो सकता था। ये टंकी को उसे डैमेज करने नहीं लिया गया था, लेकिन ये है कि इसने जो कार्रवाई की है, शायद निगम निगम सूचना दी है तो उसमें कार्रवाई करेंगे 100%। हादसे में जब अब एक आदमी ने अपना पैर खो दिया, तब सवाल उठता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है और क्या जिम्मेदारी तय कर कोई कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां विस्तार न्यूज के द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ित किए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। बाद में शिक्षा विभाग समेत प्रशासन में हड़कंप मच गया और अब बाल संरक्षण विभाग के द्वारा भी मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है और कार्रवाई की बात की जा रही है। देखिए, विस्तार न्यूज पर हमने आपको शक्ल देखकर बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका की खबर दिखाई थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच गया। बाल संरक्षण विभाग ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और अब कार्रवाई करने की बात कही है। शिक्षिका शक्ति श्रीवास्तव पब्लिक स्कूल तिलसिबा में पढ़ाती है, जिन पर आरोप है कि ये बच्चों से कहती है कि अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो तुम स्कूल मत आओ। शिक्षिका पर आरोप है कि वो बच्चों के साथ मारपीट करती है। यकीन करना तो मुश्किल है, पर ये सच है। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो रंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। हम लोग का कलेक्टर ऑफिस में बुलाया गया था शिक्षा विभाग ने। वहाँ हम लोग से बयान लिया गया, हमारे बच्चों का बयान लिया गया। उसके बाद हम लोग का बाल कल्याण समिति में बुलाया गया। वहाँ हम लोग का बयान लिए, हमारे बच्चों का बयान लिए। उसके बाद आश्वासन दिए हैं कि आगे का कार्रवाई होगा। इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। इस खबर को सुनकर जांच टीम गठित की गई है। अब जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि कुछ बच्चों के साथ वहाँ की शिक्षिका के द्वारा शोषण किया गया, तो हमने तुरंत अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लगाकर उन बच्चियों को बाल कल्याण समिति में आज प्रस्तुत किए हैं। बाल कल्याण समिति के समक्ष जो भी कथन होता है, यदि शोषण का मामला आता है तो उसमें हम जे एक्ट के तहत कार्रवाई उसमें कराएंगे। अब इस मामले में शिक्षा विभाग के द्वारा गठित जांच टीम के द्वारा बच्चों और पालकों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाल संरक्षण विभाग के द्वारा भी मामले को संज्ञान में लेकर बच्चों और पालकों का बयान और काउंसलिंग की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कार्रवाई की गई ऐसे शिक्षिका के ऊपर जो बच्चों को बोलती हैं कि तुम्हारा शक्ल पसंद नहीं है। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। आइए एक बड़ा मामला आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां पर धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। बीजेपी इस तरह के मुद्दे पर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस की सरकार में राज्य में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, लेकिन सरगुजा इलाके में धर्मांतरण के कई मामले सामने आते रहे। इस बीच अलग अलग संगठनों के द्वारा हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे लोगों की घर वापसी भी कराई जा रही है। लेकिन विस्तार न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर यह जाना कि आखिर लोग अपना धर्म बदल क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है, कौन सी ऐसी परेशानी है हिंदू धर्म में रहने को, या फिर क्या वजह है जिसके चलते लोग अपना धर्म बदल रहे हैं। कोई प्रलोभन है, कोई पैसा दिया जा रहा है, या डराया धमकाया जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए कि धर्मांतरण का पूरा खेल किस तरीके से छत्तीसगढ़ के सरगुजा में संचालित किया जा रहा है। अंबिकापुर शहर में भी धर्मांतरित लोग रह रहे हैं और उन्हें अपने धर्म में वापस लाने की कवायद शुरू हो गई है। किस तरीके से हिंदू धर्म में वापस ईसाई धर्म में जा चुके लोगों को लाया जा रहा है, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर लोग अपना धर्म क्यों बदल देते हैं और फिर कैसे वापस अपने धर्म में आ जाते हैं। अंबिकापुर के बहेरापारा में रहने वाली प्रभा किस्पोट्टा के पति की तबीयत खराब हो गई और उनके पैर में सूजन आने लगी। वो इलाज कराकर थक गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्हें कुछ लोगों ने कहा कि आप चर्च जाना शुरू कर दें और उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उसके बाद भी उनके पति की तबीयत में सुधार नहीं हुई और उनकी मौत हो गई। इसी तरह दिनेश के पिता की तबीयत खराब रहने लगी और उन्हें लकवा की शिकायत बताई गई। इस पर उन्हें ये कहा गया कि आप अपने धर्म बदल लोगे तो आपके पिता ठीक हो जाएंगे। परिवार के लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और अब इस परिवार ने भी धर्मांतरण की हकीकत को समझ लिया है और इस परिवार की भी घर वापसी हो गई है। सुनिए प्रभा और दिनेश क्या बता रहे हैं।
ईसाई धर्म में जब मोर पति का तबीयत खराब रही, उस समय ठीक नहीं होत रही, तो इधर उधर देखें, फिर पता नहीं चली, फिर 1-2 बार विनती प्रार्थना करवाएं ठीक है बोल के, तो ठीक नहीं हुई। फिर हमन 1-2 बार गए वहाँ, फिर नहीं गए, फिर अपना धर्म ला नहीं छोड़े ही। पहले हम लोग दूसरा धर्म में थे, वो चर्च वाले धर्म में प्रचार बने थे मृदव के कारण, कहीं कि उसका तबीयत खराब होता था ना, बार बार लेते थे, पता नहीं तो बीमार कब इससे हो गया क्या हो गया, तो फिर खराब भी हो गया मेरा दव। ऐसा कर लीजिए, हम लोग सोचते कि अब परिवार में तो बड़ा कोई नहीं है, तो बड़ा तो फिलहाल मैं ही दिख रहा हूँ अब, तो इसलिए अब धर्म को पलटना पड़ गया। अब ईसाई धर्म हम लोग छोड़ दिए, अब दूसरे धर्म में आके हम जिंदगी खुश रहे। धर्म परिवर्तन से घर वापसी के बाद दिनेश की पत्नी भी खुश है। उनके पैर धोकर वापस उन्हें हिंदू धर्म में लाया गया। वो कह रही हैं कि सिंदूर लगाकर उन्हें अब अच्छा लग रहा है। वो पहले दूसरे धर्म में रहते हुए सिंदूर नहीं लगा पा रही थी। ईसाई धर्म में थी पहले, तो सिंदूर नहीं लगाती थी। अब हिंदू धर्म में आके लगाती हूँ, खुशी लग रहा है। धर्मांतरण का खेल अब तक सरगुजा के आदिवासी इलाकों में हो रहा था, लेकिन कुछ सालों से अंबिकापुर शहर के अलग अलग मोहल्ले में भी धर्मांतरण का खेल चल रहा है। अंबिकापुर के बहेरापारा निवासी एक युवक ने खुलासा किया कि उसके ही मोहल्ले में पिछले 5 से 7 साल के बीच में 100 से अधिक परिवारों ने अपना धर्म बदल लिया और धर्मांतरण करने वाले उसे भी धर्म परिवर्तन करने के लिए कई तरह से झांसा दे रहे थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ लगभग वही 100 आदमी हो गए होंगे, ईसाई बन गए होंगे। तो पहले हिंदू थे सब, बाद में कुछ एक दो इक्का दुक्का थे, उन्हीं लोग आके बताए कि यहाँ इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, ऐसे करके। दूसरी तरफ धर्मांतरण के बाद घर वापसी यानी अपने मूल धर्म में लाने के लिए अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं। धर्म जागरण मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि लोगों को बीमारी ठीक होने का झांसा देकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है और इस बीच उनका संगठन लोगों को धर्मांतरण के खिलाफ जागरूक कर रहा है और झांसा में आकर धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को वापस मूल धर्म में लाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी जो आप लोगों ने जो सुना होगा या देखा होगा, वो लोग अभी हमारे पास आवेदन किए थे, किसी कारणवश वो भाग गए थे या चले गए थे। वो लोग हमारे पास आवेदन किए थे कि भैया हम अपना पुनः घर वापसी करना चाहते हैं, हमारे मूल धर्म में हम वापस आना चाहते हैं। तो अभी हम लोग जो लोग ऐसा आवेदन करते हैं उनको हम पूरे नियम के साथ संस्कार शुद्धि कर उनकी घर वापसी का कार्यक्रम करते हैं। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 25 जून को आपातकाल लगा था 1975 में, जिसके बाद सरकार का यह फैसला कि संविधान हत्या दिवस इस तारीख को मनाया जाए, यानी कि अगली 25 जून जब आप 2025 में देखेंगे तो उस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और ये शुरुआत 2025 से होने जा रही है, लेकिन फैसला अब ले लिया गया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दिखाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा था और अब लाखों लोगों को उस समय अकारण जेल में डाल दिया गया था। मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। भारत सरकार ने अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। यानी भारत सरकार का ये बड़ा फैसला, ये देखिए गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला है। संविधान हत्या दिवस के तौर पर 25 जून को मनाया जाएगा हर साल। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। ये बात कही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला। अमित शाह ने जो लिखा है वो हम आपको अब दिखा भी रहे हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो फैसला लिया, वो फैसला अब सरकार संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाएगी हर साल। अमृत हमारे साथ जुड़ गए, सीधे दिल्ली से उनकी तरफ रुख करते हैं। अमृत, सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला,
एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का, संविधान को खत्म करने की दुहाई देता है, आरोप लगाता है, और सरकार ने फैसला लिया है कि 25 जून को जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, अब वो दिन मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। विवेक, देखा जाए पूरा खेल नैरेटिव का है और जिस तरह से विपक्ष ने पूरे चुनाव में एक मुहिम चलाई थी संविधान बचाओ, और जब नए संसद का सत्र भी शुरू हुआ तो विपक्ष जो है अपने हाथों में संविधान की कॉपियां लेकर के पहुंचा और कहीं ना कहीं वो पब्लिक में यह दिखाने की कोशिश कर रहा था विपक्ष की संविधान बचाने का हक उनके पास है और जो सरकार है उसे खत्म करना चाह रही थी और उसके लिए वो प्रतिबद्ध है कि वो उसको काउंटर करे, रोके। लेकिन अब सरकार ने जो है एक तरह से कहा जाए तवे पे जो रोटी जल रही थी उसको पलट दिया है एक तरह से, और अब संविधान बचाओ दिवस के रूप में एक नए दिन यानी कि 25 जून का ऐलान कर दिया है। इस दिन संविधान बचाओ एक तरह से वही नारा है कि संविधान की हत्या हुई थी और उसी को नाम देकर के अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसका एक तरह से कहा जाए सरकारी मुहर लग गई है। पहले भी जो है इमरजेंसी के दिनों के जो योद्धा थे, जो सेनानी थे, उनको अपने हर राज्य सरकार, जो खासतौर पर देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे और भी सरकारें राज्यों की रही हैं, वहां पे उनको सम्मानित किया जाता रहा है, उनको पेंशन देने की व्यवस्था रही है। खुद समाजवादी सरकार रही थी, उन्होंने भी ये फैसला उस समय लिया गया है जिसका जिक्र आप कर ही रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष संविधान की किताब लेकर आरोप लगाता है। अगले साल 2025 में 50 साल पूरे होंगे इसी आपातकाल के, और उसी 50 साल में ये दिवस मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। इसके मायने और जरा समझाइए, इसके लोकल लोगों पर, आम जनता पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल विवेक, आपने जो बात कही 50 साल को लेकर के, और इसी के मद्देनज़र ये हम सबको ये भी ख्याल करना होगा कि जैसे ही 50 साल की बात आई, अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं और सरकार में मंत्री हैं, वो तमाम लोगों ने पिछले ही 25 जून को जो है वो एक बड़े स्तर पे एक प्रोग्राम भी किया था और इसमें इमरजेंसी के दिनों को याद किया था कि किस तरह से संविधान का गला घोटा गया था और किस तरह से लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। एक बड़ी मुहिम चली थी 1975 के बाद से लगातार, और उस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किस तरह से एट्रोसिटीज किए गए थे, जुल्मो सितम हुए थे और किस धक्केशाही से फैसले लिए गए थे। संविधान संशोधन भी हुआ था, एक बड़े स्तर पर संविधान संशोधन ऐसा हुआ था कि संविधान का डायनेमिक्स ही बदल दिया गया। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो है कुछ ऐसे चीजों को डाला गया जैसे कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक के नाम पे जो एक रखा गया, उसको जो है वहां से तब्दील करने की जो है एक बात रही है, और इसको ये कहा गया था कि बातें सुप्रीम कोर्ट में भी पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया है, इसके मायने भी गहरे हैं। साथ ही साथ विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश है, खासतौर से कांग्रेस को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी लगातार वो लाल किताब जो संविधान की है उसको लेकर घूमते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, और अब सरकार ने उसी का जवाब इस तरह से दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर संविधान हत्या दिवस अब हर साल 25 जून को मनाया जाएगा। अगले साल 50 साल पूरे हो रहे हैं इमरजेंसी के, और उसी दिन से इसकी शुरुआत होगी। 50 साल पूरे होने के बाद अब संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बात कर रहे थे हम 15 संभाग 15 खबर की, और अब खबर है कबीरधाम जिले से, जहां पर 60 किलोमीटर दूर बोडला विकासखंड के वनांचल ग्राम सोनवाही में डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया है। आपको ये बता दें कि 3 दिनों के भीतर अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में पहले भी वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो चुके हैं। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जहां कवर्धा जिले के लगभग 60 किलोमीटर दूर ग्राम सोनवाही में आपको बता दें कि यहाँ डायरिया का प्रकोप फैला हुआ था, जहाँ डायरिया के प्रकोप से लगभग 2 महीने में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हम इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, जहाँ अब आपको दिखाना चाहते हैं कि एक परिवार है जिसके परिवार में एक पुरुष की मौत हो चुकी है, और यहाँ के लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, और यहाँ के लोग कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। जिला कबीरधाम, इलाका वनांचल, बीमारी डायरिया। कबीरधाम में डायरिया इस कदर फैला हुआ है कि 1 महीने के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई, और इन 5 मौतों ने स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा दिया। जिसके बाद आनंद फानंद में स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव सोनवाही पहुंचे और खाने पीने के साथ ग्रामीणों के ब्लड सैंपल लिए गए। जब हमारी टीम को इस बात की जानकारी लगी तो हम भी अपना माइक और कैमरा उठाकर सोनवाही पहुंच गए। गांव पहुंचे तो पता चला कि डायरिया के प्रकोप के चलते
2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। यहाँ के आदिवासी बैगाओं को तो इस बात की जानकारी भी नहीं है कि डायरिया होता क्या है। बीमार हैं, लेकिन बीमारी का नाम नहीं जानते। इन ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनवाते हैं। जब विस्तार न्यूज की टीम ने इन गांव वालों से बात की तो इन्होंने बताया कि रात के खाने में केवल दाल और चावल खाए थे। इसके बाद अचानक रात में तबीयत खराब हुई। बाद में हालत बिगड़ने पर कुछ घंटों में ही 2 व्यक्तियों की रात लगभग 2 बजे मौत हो गई। बुखार फिर तबीयत खराब कैसे हुआ, तबीयत रखे के बुखार बाद टट्टी उल्टी चालू कर दे कहाँ है। बुखार बाद में तो सियान न बुलाई, सियान मन अपन फिर कुछ झाड़ फूक कर देखी, झाड़ फूक करी उखर बाद में फिर सियान मन भग गए। भगे के बाद में फिर वही 12 बजे रात के उखर बीमारी फिर गर्म पसीना निकली कथे, टट्टी हुई कथे, उखर बाद में फिर खत्म हो गई। इन भोले भाले आदिवासी बैगाओं की बीमारी की जानकारी न होने के चलते ये बीमारी लगातार फैल रही है। वहीं पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह इस मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग, जिला कलेक्टर और पीएचई विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से खाने पीने की जानकारी ली और गांव वाले जिस पानी को पी रहे थे उसकी भी जांच की गई। जिला कलेक्टर ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। एक घर को वहाँ पे हमने बात की तो ये ज्ञात हुआ कि वहाँ पे 2 डेथ कल हुई है, एक पुरुष और एक महिला है। जिस परिवार में पुरुष की डेथ हुई वहाँ पे बाकी लोग तो पीड़ित नहीं है, लेकिन जहाँ महिला की डेथ हुई है उस परिवार के लोग डायरिया उल्टी के शिकार हुए थे और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो सुरक्षित CHC में एडमिट है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिले में फैल रहे डायरिया को स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कैसे नियंत्रण में कर पाती है। जांच के बाद ही अब कुछ जानकारी सामने खंगाल कर निकल कर आएगी बाहर। तो अब बहरहाल देखना होगा कि किस प्रकार से अब यहाँ के लोग डायरिया से मुक्त हो पाते हैं। हिमांशु सिंह ठाकुर, विस्तार न्यूज, कवर्धा। स्कूल है या स्विमिंग पूल, हल्की बारिश और तालाब में तब्दील हो गया सरकारी स्कूल। बारिश, नगर नाली का पानी के चलते जलमग्न स्कूल हो गया है। घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। बच्चे जो है जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। देखिए कहां की रिपोर्ट है। ये तस्वीर देखिए, शहडोल जिले से निकलकर सामने आई है। यहाँ अभी हल्की बारिश ही हुई है और सरकारी स्कूल स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए हैं। स्कूल में शहर का गंदा पानी भरने से स्कूल जलमग्न हो गया है और इन हालातों में भी बच्चे पानी से होकर तालीम हासिल करने स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षक दोनों परेशान हैं। अच्छी शिक्षा का दावा करने वाले शिक्षा के मंदिर में अव्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीरें शहडोल जिले के बुढ़ाद ब्लॉक के CM राइज स्कूल की है। 1 घंटे हुई बारिश के चलते स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। क्लास में पानी भर गया है। छात्र छात्राओं को तालाब नुमा पानी के बीच होकर क्लास तक जाना पड़ रहा है, जिससे छात्रों की यूनिफॉर्म, जूते तक भीग रहे हैं। फिर भी शिक्षा हासिल करने का जुनून ही होगा जो बच्चे अव्यवस्थाओं के बीच भी स्कूल पढ़ने पहुंच रहे हैं। पानी गिरने के कारण हमारे स्कूल में पानी भर जाता है, जिससे हमें पढ़ाई में बड़ी कठिनाई होती है। क्लास ग्राउंड में आने में पूरा जूता उतार कर जाना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कितना पानी गिरा है और इसकी वजह से हमें क्लास में चला गया है और अभी सांप भी आया था। और यहाँ भी 10 मिनट पहले ही बारिश हुआ है, जिससे क्लास में पानी भर जाता है और हम लोग की पढ़ाई में दिक्कत जाती है और कभी कभी गिर भी जाते हैं तो ड्रेस भी गीली हो जाती है, बहुत दिक्कत आती है। और गेट के बाहर जो नाली है उसके बाहर से भी आता है पानी, पूरा ग्राउंड में भर जाता है। जब तेज बारिश होती है तो हमारे विद्यालय में जो पानी भर रहा है वो पानी जो है बाहर सड़क और नालियों का पानी ही मेन गेट से अंदर घुस रहा है। हमने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है विद्यालय की कि नालियों के द्वारा जो बारिश का पानी है वो निकल जाए। पानी में सांप, जहरीले कीड़े मकोड़े भी तैरते हुए नजर आए, जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। बारिश के चलते स्कूल में भरे पानी से निजात पाने के लिए छात्राओं ने CM से गुहार लगाते हुए कहा कि वो पढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी शिक्षा में बारिश का भरा पानी आड़े आ रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले में आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आनंद राय सिन्हा का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग में
स्कूल संचालित है। जल्द ही नई बिल्डिंग में स्कूल संचालित हो जाएगा, जिससे इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल नगर पालिका को बोलकर स्कूल में भरे पानी को निकलवाया जाएगा। अभी जो प्रॉब्लम है दैट इज सीवियर प्रॉब्लम, तो इसके लिए इंस्टेंट इसके रिड्रेसल के लिए बीओ को मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ एंड वेरी सून आई विल टॉक टू हिम, आई विल कॉल हिम। मैंने घर से अगर होंगे तो बुलवा लूँगा मैं, और मैं सीएमओ से उनकी बात करवाऊँगा, कोऑर्डिनेट करेंगे वो। मैं कोशिश करूँगा कि नगर पालिका अध्यक्ष से ही मेरी बात हो जाए सर, अर्ली इसका एक रेजोल्यूशन निकले। सब बढ़ें को लेकर सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। हर साल हजारों करोड़ का बजट देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए खर्च हो रहा है, पर जमीन पर स्कूल के स्विमिंग पूल बन जाने की ये तस्वीर सवाल खड़े करती है कि जब अव्यवस्थाओं के आलम में बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो सब बढ़ें का सूत्र वाक्य कैसे सफल होगा। उम्मीद है विस्तार न्यूज के इस मुद्दे को उठाने के बाद ये तस्वीर जरूर बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे। 3 साल से अपने पिता की तलाश कर रहे पुत्र ने फिल्मी स्टाइल में जब पुलिस वालों को अपने पिता का पता बताया तो पुलिस वालों को यकीन भी नहीं हुआ। फिर जब पुलिस वाले बताई हुई जगह पर पहुंचे तो जंगल में खुदाई की गई। उन्हें गुमशुदा व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन उसका कंकाल मिला है। यानी पिता का जो पता बताया गया उस पते में एक डेड बॉडी थी और उसको फिर निकाला गया, जिसको देखकर होश उड़ गए हैं। कहां की पूरी खबर है, देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कत्ल का राज एक शराबी 3 साल तक अपने सीने में छिपाए बैठे रहे, पर शराब की तलब के चक्कर में वो राज खोल दे, और राज खोले तो कत्ल की गुत्थी भी सुलझ जाए और जमीन के अंदर से निकले एक नरकंकाल। सुनने में कहानी थोड़ी फिल्मी तो लगती है, पर परत दर परत राज खोलेंगे तो आप भी यकीन कर बैठेंगे। दरअसल 3 साल पहले जनवरी 2021 को एक शाम एक युवक खेत पर मटर लेने गया था। वहीं पर कुछ लोगों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए खेत में करंट का तार बिछा रखा था, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। आरोपियों को लगा कि कोई जंगली जानवर फंस गया है। जब आरोपियों ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो वहां पर मृतक पड़ा था, जिसको देखकर आरोपी घबरा गए। जब इन लोगों से मृतक नहीं उठ पाया तो गांव से एक अन्य युवक को बुलाकर लाए और उसके साथ मिलकर आरोपियों ने मृतक को घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर दफना दिया। लाश के साथ साथ ये राज भी दफन हो गया। लेकिन इन सभी आरोपियों में से एक आरोपी को शराब पीने की लत थी। आरोपी राज छुपाने के बदले बाकी सभी से शराब पीता रहा, लेकिन एक रोज आरोपियों ने शराब पिलाने से मना कर दिया, जिसके बाद शराबी आरोपी ने राज खोल दिया। जानकारी पुलिस को मिली, घटनास्थल की खुदाई की गई तो जमीन के नीचे दफन युवक का कंकाल किसी राज की तरह बाहर निकलकर सामने आ गया, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20/1/2021 को जो मृतक है हरी सिंह, वो अपने बड़े भाई लामू सिंह के खेत में मटर लेने गया था शाम को 7:30 बजे। वहाँ कुछ हरी सिंह, रवि वगैरह और ठाकुर और लखन वगैरह ये लोग वहाँ जंगली सुअर मारने के लिए तार डाले हुए थे। उस तार में ये अचानक आ गया तो करंट लगने से इसकी मृत्यु हो गई। तो ये सभी 6 लोग मिलके, लटकन, रवि और ठाकुर प्रसाद, चैतू, और ये सभी ने मिलके उसको जहाँ करंट लगा था वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल में गड्ढा खोदकर वहाँ गड़ा दिए। कहते हैं जुर्म कितना भी संगीन हो और कातिल कितना भी शातिर हो, पर अपराध में कोई ना कोई गलती ऐसी होती है जो सारे राज खोल देती है। इस मामले में भी अगर एक आरोपी शराबी ना होता तो शायद ये गुत्थी कभी सुलझती ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन में महाकाल की सवारी क्यों निकाली जाती है और इसका इतिहास कितना पुराना है? साथ ही इस बार नियम क्या कुछ बदल गए हैं या क्या नियम बनाए गए हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए, क्योंकि जल्द ही बाबा महाकाल की सवारी आपको उज्जैन में दिखेगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर विराजित हैं, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के भक्तों का तांता साल भर लगा रहता है, लेकिन ये भीड़ उस समय और बढ़ जाती है जब सावन का महीना आता है और महाकाल की सवारी निकाली जाती है। हर साल की तरह इस साल भी महाकाल की सवारी निकाली जाएगी, लेकिन इसके लिए नियम थोड़े अलग होंगे। बाबा महाकाल की सवारी का लाइव प्रसारण होगा। सवारी का शुरू से अंत तक का सीधा प्रसारण होगा।
एलईडी स्क्रीन के जरिए दिखाई जाएगी सवारी। 22 जुलाई से शुरू होगा सावन का पहला सोमवार। शनिवार रविवार ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग रहेगी बंद। अभी आपने नए नियमों को जाना। अब इस सवारी को बाबा महाकाल की सवारी भी कहा जाता है। और क्यों महाकाल की सवारी निकाली जाती है, चलिए अब आपको महाकाल सवारी का इतिहास बताते हैं। राजा भोज ने दिया था परंपरा को बड़ा रूप। 11वीं शताब्दी से बड़े रूप में निकाली जा रही सवारी। कई नए कलाकारों संगीतकारों को किया शामिल। मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर हुए थे इसमें शामिल। सिंधिया वंश के राजाओं ने भी इसको बनाया था भव्य। सवारी में कई नए रथ और हाथी हुआ करते थे शामिल। सावन में निकाली जाती है शाही सवारी। बाबा महाकाल रथ में बैठकर करते हैं शहर का भ्रमण। बाबा महाकाल का रथ चांदी का बना होता है। कई प्रकार के फूलों से भी सजाया जाता है। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। नागा साधु, ढोल नगाड़े, तलवारबाज, घुड़सवार होते हैं शामिल। इस बार बाबा के दर्शन नए नियमों के साथ किए जाएंगे। सावन भादो माह में हर सोमवार को निकाली जाने वाली बाबा की सवारी का अब लाइव दर्शन प्रसारण किया जाएगा। सवारी में बाबा महाकाल की पालकी के शुरू और अंत में एलईडी के माध्यम से भी पालकी के लाइव दर्शन कराए जाएंगे, ताकि भीड़ बढ़ने से कोई बड़ा हादसा ना हो, साथ ही सभी को बाबा के दर्शन मिल सके। आगामी सावन मास और सवारी को लेकर के बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि पूरी दर्शन व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया गया और भीड़ प्रबंधन के विषय में डिस्कस किया गया। इसके अलावा सभा मंडप में पिछले बार जो व्यवस्था की गई थी उसी के अनुसार व्यवस्था करने का कहा गया है। इसके अलावा सवारी मार्ग पर विशेष तौर पर जो बैरिकेड्स वगैरह लगते हैं उसके रिपेयर करने के लिए कहा गया है। कुछ मंदिर से भी बैरिकेड्स लगाने, कुछ बैरिकेड्स पीडब्ल्यूडी से लगने हैं, ताकि जो है लोगों को असुविधा ना हो। महाकालेश्वर मंदिर समिति की अहम बैठक में लिए गए फैसलों के बाद श्रद्धालुओं को भीड़ से होने वाली दिक्कतों से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता से बाबा महाकाल के दर्शन हो सके और भारी भीड़ से होने वाले हादसों को भी रोका जा सके। विस्तार न्यूज के लिए उज्जैन से संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। दिव्यांका त्रिपाठी को आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। मध्य प्रदेश से वो चेहरा हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया अपनी शादी की 8वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए हॉलिडे पर यूरोप गए थे, जहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर फैंस हैरान रह गए। पहले आप ये जानिए कि उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद आपको वो भी सुनाएंगे कि दिव्यांका त्रिपाठी के पिताजी क्या कुछ कहते हुए नजर आए। एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया 8 जुलाई को अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मनाने रोमांटिक टूर पर यूरोप निकले थे। पिछले दिनों उन्होंने अपने इस यूरोप ट्रिप की कुछ शानदार झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर भी की। अब उन्होंने बताया है कि इस ट्रिप पर उनका सारा सामान चोरी हो गया है। उनके सामान में पासपोर्ट, पर्स और ट्रिप पर खरीदे गए सारे सामान थे और इन सब की कीमत कुल मिलाकर करीब 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। उन्होंने कहा है कि वापस इंडिया आने के लिए उन्हें मदद की जरूरत है। एक बातचीत में उन्होंने कहा कि वे फ्लोरेंस पहुंचे थे और वहां शहर में उनके साथ लूटपाट हो गई। वे शहर घूमने के लिए एक्साइटेड थे और उनका सारा सामान लूट लिया गया और उनकी खुशी देखते ही देखते एक बुरे ख्वाब में बदल गई। विवेक ने कहा है कि इस ट्रिप में सब कुछ शानदार रहा सिवाय इस घटना के। हम फ्लोरेंस पहुंचे और वहां एक दिन रहने का प्लान बनाया। हम अपने ठहरने के लिए एक प्रॉपर्टी देखने गए और अपना सारा सामान बाहर खड़ी कार में छोड़ दिया, लेकिन जब हम अपना सामान लेने वापस लौटे तो हमें ये देखकर झटका लगा कि कार टूटी हुई थी और हमारे पासपोर्ट, पर्स, पैसे, खरीदारी वाले सारे सामान और हमारे सभी कीमती सामान गायब थे। अच्छी बात यह है कि उन्होंने कुछ पुराने कपड़े और खाने का सामान छोड़ दिया था। कपल ने वहां की लोकल पुलिस से बात की, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने ये कहते हुए उनके मामले को खारिज कर दिया कि उस इलाके में सीसीटीवी कैमरे न होने के कारण वे उनकी मदद नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने एम्बेसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी तब तक बंद हो चुका था। इसके बाद वे फ्लोरेंस के पास एक छोटे से शहर पहुंचे, जहां होटल के स्टाफ उनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि उनके पास पैसे नहीं हैं और ऐसे में वे बुरी तरह से फंस चुके हैं और उन्हें एम्बेसी से मदद की सख्त जरूरत है। विवेक ने कहा, हमें भारत वापस आने के लिए टेम्पररी पासपोर्ट और एम्बेसी से मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फैंस इस बात को जानने के बाद कपल के लिए बेहद परेशान हैं। कपल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद के सेफ होने की बात भी बताई है। विवेक और दिव्यांका को सपोर्ट करने के लिए सिंगर ब्रदर्स मीत ब्रोस ने भी स्टोरी शेयर की है।
उधर टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के सामान चोरी होने के बाद विस्तार न्यूज ने दिव्यांका त्रिपाठी के पिता नरेंद्र नाथ त्रिपाठी से बातचीत की और इस पूरे मामले को जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ दिव्यांका के साथ। देखिए, हमारे साथ टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के पिताजी मौजूद हैं। सर, कब की घटना है और कितने दिन के दौरे वो दिव्यांका अपने पति के साथ इटली गए थे? ये तो 15 दिन से वहाँ टूरिंग पर हैं, बल्कि 20 तारीख को लौटना था, लेकिन अब मन खट्टा हो गया तो अब उनका विचार अजीब सा लग रहा है। तो बोले अभी रात को जो मेरी बात हुई थी तो उसमें उन्होंने बताया, बोले कि मैं अब हमें अच्छा नहीं लग रहा, बस जैसे पासपोर्ट हमारा ये बन जाता है तो अब फ्लोरेंस से हम लोग रोम निकल जाएंगे, वहाँ शायद कुछ अच्छा ही हो, अब देखते हैं कैसा क्या है, तो फिर उसके बाद इंडिया निकल आएंगे। ऐसा सर, जो सामान चोरी हुआ उसमें क्या क्या था? क्योंकि 10 लाख के आसपास की चोरी आप लोग बता रहे हैं, क्या क्या था? 3 सूटकेस तो वो, और एक ये छोटा वैनिटी बैग जो भी है वो हाथ का सब ये चला गया। तो उसके अंदर ये जो 15 दिन इन्होंने मतलब कि शॉपिंग वगैरह की, जो जो अच्छा लगा वो लेते रहे, तो मान के चले कि 10 लाख का तो अनुमान है, 10 से ऊपर ही होगा वो जो भी है। लेकिन हालांकि सब तरफ से सपोर्ट मिला है और इनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने जो है कार्ड वगैरह इनको दे दिया। रज़ा करके हैं, वहीं हैं जो दुबई बेस्ड हैं, तो उनका फ़ोन वहाँ गया और उन्होंने अपना इनकी व्यवस्था की, तो फाइनेंशियली भी पैसा उनके पास पहुँच गया। और आज के दिन जो है वो एम्बेसी में गए हुए हैं, अब वहाँ से जो ये पासपोर्ट वगैरह सब बन जाता है, सब रोड रेडी होता है, तो उसके बाद फिर अगली। सर, कार हायर की थी, कैब ड्राइवर भी रहा होगा? ये एक्चुअली ये क्या है कि यहाँ से अपना खुद का इंटरनेशनल वो लेके गए थे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो ये खुद ही चला रहे थे, क्योंकि इनका मूड ही है इस तरह के फुल एक्सप्लोर करेंगे, 20-25 दिन रहेंगे जब तक। तो वो इंश्योर्ड थी, कंपनी वालों ने दूसरी कार दे दी हमको। तो अब मैं तो नहीं चाहता कि भाई, मेरा कभी भी किसी को नहीं बोलूँगा कि भाई आप लोग इटली शहर जाओ। जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी को भी मन उदास है और वो लगातार कह रहे हैं कि कोई भी इटली शहर न जाए। कैमरा पर्सन राजा राम के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। बात करते हैं रायसेन जिले की, जहां पर गौहरगंज में हुई बस दुर्घटनाग्रस्त को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, संवेदना जताई है। उन्होंने लिखा है कि रायसेन जिले के गौहरगंज में बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई यात्रियों के गंभीर हालत में होने से एम्स भोपाल के लिए रेफर किया गया है। मैंने गंभीर घायल यात्रियों से मिलने और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हेतु अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित करते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को एम्स भोपाल भेजा है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि सभी घायलों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मंदसौर के मुख्य जल स्रोतों पिकनिक स्पॉट पर भूमाफिया की नजर है। भूमाफिया तालाब, पिकनिक स्पॉट, जल स्रोतों को सुखाकर उन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे उन पर अवैध कॉलोनियां तैयार की जाती है। लेकिन युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बशडुब क्षेत्र में रहवासी कॉलोनी बनाई जा रही है, जो कि निकट भविष्य में तेलिया तालाब और मंदसौर शहर के लिए हानिकारक है। आरोप है कि अगर ये कॉलोनियां बनती हैं तो आने वाले समय में तालाब गंदा नाला बन जाएगा। इसी का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने अब जल सत्याग्रह का रास्ता इख्तियार किया है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि इन अवैध निर्माण को रोका जाए, साथ ही भू माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए। सुनिए समाजसेवी और कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। यह तालाब जो है लगातार भू माफियाओं का शिकार होता जा रहा है। यहाँ लगातार कॉलोनियाँ कट रही हैं। अभी भी यहाँ पर जो सर्वे नंबर डूब क्षेत्र में दर्ज है, नया मास्टर प्लान का हवाला देकर, जबकि नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, उसके पहले ही जो डूब क्षेत्र में सर्वे नंबर आ रहे हैं उनमें कॉलोनी काटने की अनुमति टीएनसी द्वारा दी जा रही है। सर्वे नंबर 123 और 124 पर जो कॉलोनी कट रही है उसमें जो भराव किया जा रहा है, खनिज विभाग ने कितनी रॉयल्टी वसूली इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जबकि कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी वेदांत गनेड़ीवार और उनके पार्टनरों पर होना चाहिए। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लेट लतीफी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। हितग्राहियों को 3 से 4 बार नोटिस थमाने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लापरवाही सामने आ रही है। पीएम आवास की राशि जारी होने के बाद भी ग्रामीणों ने आवास का निर्माण नहीं कराया है। इसके बाद 19 हितग्राहियों को साधारण नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही एसडीएम सोनहत राकेश साहू ने कहा है कि नोटिस का फर्क पड़ रहा है। आवास हितग्राही आवास पूर्ण करने में रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास की राशि दी जा चुकी है, बावजूद उसको उन्होंने उस स्तर तक मकान निर्माण नहीं कराया जिस स्तर तक उनको
कराया जाना चाहिए था। और लगभग ये वित्तीय जो अनियमितता इसमें प्रदर्शित हो रही, इस कारण से उनको पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों वो राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उनको इस तरीके से आज यहाँ 19 हितग्राहियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अंबिकापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई घोटालों के लिए 2 जनपद सीईओ और वीएलई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के बैंक खाते में जाने वाला पैसा अधिकारियों ने अपात्र लोगों के खाते में जानबूझकर भेजा। इससे गरीबों के मकान बनकर तैयार नहीं हुए। लाखों रुपए का घोटाला उजागर हुआ। जांच में इसका खुलासा होने के बाद पुलिस ने 2 तत्कालीन जनपद सीईओ और 1 बीएलई को खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। सीईओ उदयपुर और 1 एसडीओ आरएस उनको जांच के लिए जिम्मा दिया गया था, तो हम लोगों ने उसमें जांच की है और जांच के बाद कलेक्टर साहब को रिपोर्ट सौंपा है। तो कलेक्टर साहब के आदेश पर इसमें फिर मैनपाट थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। अपराध दर्ज किया गया है। इसमें 3 आरोपी हैं, सागर चंद गुप्ता, जय गोविंद गुप्ता। ये दोनों तत्कालिक सीईओ जनपद पंचायत रहे हैं। एक तसव्वुर खान था जो कि ग्रामपेट के वीएलई पद पे पदस्थ रहे हैं। इसमें मेन मामला ये है कि 14 पात्र हितग्राही के 11,60,000 को पात्र हितग्राही को पैसा न दे करके अपात्र हितग्राही को इन तीनों आरोपी के द्वारा मिलीभगत से दिया गया है। इस संबंध में एफआईआर की गई है। मामला जो है विवेचना में लिया गया है। मुरैना रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आ रही ट्रेन में एक बच्चा फंस गया और चीखने लगा। जान की गुहार लगाते हुए बच्चे के सामने आरपीएफ जवान फरिश्ते की तरह आया। बच्चे को निकालकर उसकी जिंदगी बचा ली। जवान के एक बच्चे की जिंदगी बचाने का अब सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, तो लोग आरपीएफ जवान की तारीफ कर रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन चल रही थी, बच्चा फंसा और बच्चा इससे पहले ट्रेन के संपर्क में आता, उससे पहले ही आरपीएफ के जवान ने उसको बचा लिया। ये देखिए, दौड़ते हुए आरपीएफ जवान ने तुरंत बच्चे को खींचा अपनी तरफ ताकि उसकी जान बच पाई। सिवनी से खबर है, जहां पर नशा मुक्ति अभियान की आड़ में कांग्रेस नेता पर आदिवासी युवक की पिटाई का आरोप है। कांग्रेस नेता ग्राम पंचायत सरपंच सुधीर जैन पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी युवक की पिटाई की, साथ ही स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर युवक को जूते की माला भी पहनाई। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित युवक ने थाने पहुंचकर सुधीर जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। घटना 9 जुलाई की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। खबर भिंड से है, जहां पर वीडियो में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना गहेली नगर के पास की है। कुछ दिन पहले एक युवक के साथ अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की थी। पुलिस ने जब वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि बंदूक को लेकर मारपीट की गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। विस्तार न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उज्जैन से खबर है, जहां पर उज्जैन में 2 दिन पहले 2 कार पर स्टंट करते हुए युवकों का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चालानी कार्रवाई की थी। अब एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उज्जैन देवास रोड पर एक कार की बोनट पर एक युवक हेलमेट पहनकर स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। वायरल वीडियो गुरुवार रात का बताया जा रहा है। गुजरात पासिंग कार देवास रोड नागझिरी थाना क्षेत्र में देवास की तरफ तेज गति से जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं, कार के बोनट पर हेलमेट पहनकर बैठा और लेटा हुआ युवक स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। कभी वो बैठ रहा है तो कभी बोनट पर लेट रहा है। इस दौरान ड्राइवर तेज गति से कार को दौड़ा रहा है। पेंड्रा से खबर है, जहां पर एक नाबालिग छात्रा के गायब होने की खबर सामने आई है। नाबालिग छात्रा 10वीं की कक्षा में पढ़ती है। छात्रा बाजार सामान लेने के लिए गई थी, तभी उसके गायब होने की सूचना परिजनों को मिली। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते गायब होने की आशंका भी जताई है। पेंड्रा के रहने वाले रोहित नामदेव पर परिजनों ने छात्रा को भगाने का आरोप लगाया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस जांच कर रही है। 10वीं की छात्रा है, बाजार सामान लेने गई, अचानक गायब हुई। छात्रा के लापता होने के बाद पुलिस तक मामला पहुंचा है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर में बारिश के बाद 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लोगों की घरों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी है, जिसके चलते वो अपने परिवार और
मवेशियों के साथ ही रोड पर रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 दिनों से बाढ़ की स्थिति यही बनी हुई है। बाढ़ पीड़ित लगातार आपदा प्रबंधन से मदद की गुहार लगा रही हैं। आज 5 रोज होगा बाढ़ बूढ़ा के रे कहूँ घर में बैठे लायक नहीं रहा, परेशानी रहा। पूरा घर डूबा हुआ है। हाँ, घर डूबा, घर में इतना पानी है। कौन है परिवार का? परिवार लड़के हैं, कुल नाती हैं, ये जानवर हमारे लोगों के रहूँ। खाना पीना ऐसे घर से छत वत है तो वही कुल पे कोनो में बनाए कर कोनो जून मिला था, कोनो जून मिलता नहीं है। स्थिति आप स्वयं देख रहे हैं। आज 2 दिन पहले आए होते तो देखते तो और बुरा हाल था। आज पानी कम हुआ है तो आज स्थिति कुछ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन तभी खेतों में तो वही स्थिति बनी है। सड़क पे तो थोड़ा कम हुआ है पानी। धान का नुकसान ज्यादा हुआ है। गन्ना इधर हमारे कम था, घर 2 बीघा का 4 बीघा ऐसे था, तो गन्ने का नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन धान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगली खबर देवास से, जहां पर ढाबे पर सोए 2 लोगों को गाड़ी ने कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। उधर घायल मरीज को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। दोनों ही कानपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सड़क किनारे सोए हुए युवकों पर कार चढ़ने का मामला सामने आया है। अभी 2 घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल लाया गया था। वो सो रहे थे तो बताया जा रहा है कि कोई वाहन से उनके ऊपर चढ़ा दिया है। उनका प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको इंदौर रेफर कर दिया गया है प्राथमिक उपचार। उत्तर प्रदेश कानपुर जिला के रहने वाले हैं। विस्तार न्यूज की खबर का भिंड में एक बार फिर असर हुआ है। शादी में दबंगों ने बारातियों को जमकर लाठी डंडों से पीटा है, जिसका वीडियो सामने आने पर विस्तार न्यूज ने इस खबर को दिखाई भी थी। खबर चलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर खुद मामले की जांच की। उसके बाद 5 लोगों को मारपीट की घटना में पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया है। अगली खबर है जांजगीर चांपा से, जहां पर अकलतरा क्षेत्र के कोटमी सुनोर गांव के दर्रा तालाब में 6 फीट का मगरमच्छ मिला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मगरमच्छ, जिसकी लंबाई 6 फीट है, वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से इसका रेस्क्यू किया। मगरमच्छ को क्रोकोडाइल पार्क में शिफ्ट किया गया है। कोटमी सोनोर गांव में आए दिन गांव की गली और तालाब के साथ ही करना नाला बांध में मगरमच्छ मिलते रहते हैं, जिन्हें क्रोकोडाइल पार्क में शिफ्ट किया जाता है। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में इतना ही।